देखो, भारतीय संविधान और संविधान की बात करें तो संविधान क्या होता है, सबसे पहले यही मतलब हमें पता होना चाहिए। तो संविधान, इसके शाब्दिक अर्थ को देखें तो सम धन विधान, क्या ये समान रूप से लागू होने वाला एक कानून है, जो कि किसके लिए है, देशवासियों के लिए। किसके लिए, देशवासियों के लिए। हम भारतीय संविधान पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, भारतीय संविधान, मतलब भारत का संविधान है ये। और भारत के संविधान को देखें तो भारत के संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, है ना। और भारतीय संविधान के अगर बैकग्राउंड की बात करें तो बैकग्राउंड में इसके में मतलब हमें क्या पढ़ने होते हैं, अंग्रेजों के आगमन से लेके और अंग्रेजों के यहाँ पे शासन कैसे किया उन्होंने, और जो विभिन्न कानून आए, जो विभिन्न अधिनियम आए, वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेके 1947 के भारत की आज़ादी वाला अधिनियम, यहाँ तक के जो अधिनियम हैं, उन विभिन्न अधिनियमों ने भारत के संविधान में अपनी भूमिका निभाई। ठीक है, संविधान मतलब क्या है, एक कानून है, और हर जगह का एक अपना संविधान होता है। चाहे वो एक कोई कंपनी हो उसका संविधान है, अपनी एक कोचिंग है उसका भी एक संविधान है। मतलब क्या है, नियम कानून होते हैं। क्या ये नियम कानून। और वैसे ही हमारा देश कैसे चलेगा वो किस पे टिका हुआ है, हमारे संविधान पे टिका हुआ है। किस पे टिका है, हमारे संविधान पे। तो संविधान की बात करें तो संविधान का जनक बोला जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। किसको बोला जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक बोला जाता है। यहीं पे संविधान का संरक्षक किसको बोला जाता है, संविधान का संरक्षक बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट को। किसको, सुप्रीम कोर्ट को। संविधान की आत्मा बोला जाता है किसको, प्रस्तावना को। संविधान की आत्मा प्रस्तावना को बोला जाता है। संविधान में टोटल 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद और 8 + 4 मतलब 12 अनुसूचियां हैं। अगर हम संविधान के 22 भागों को अगर हम देख लें ठीक से, तो संविधान लगभग एक ऐसा मतलब हमारे अंदर मिरर बन जाता है, या एक ऐसी इमेज बन जाती है जिससे हम पूरे संविधान को मतलब पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारा कॉन्सेप्ट मतलब पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है उससे। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम मतलब क्लास में एक एक टॉपिक पे मतलब इतना इतना टाइम दे रहे होते हैं, लेकिन ये छोटा सा वीडियो है, तो इस वीडियो में मतलब हम ज़्यादा तो टाइम नहीं दे पाएंगे। बड़ी मुश्किल से 15 मिनट या 20 मिनट का जो वीडियो है, तो 15-20 मिनट में पूरे संविधान को हम समराइज कर रहे हैं। तो देख लो एक बार फिर कैसे कर रहे हैं। ठीक है, संविधान में कितने भाग हैं टोटल, 22। तो भाग एक में है देश। भाग एक में क्या है, देश। और देश में कौन रहते हैं, नागरिक। देश में कौन रहते हैं, नागरिक। तो भाग 2 में है नागरिकों की नागरिकता। क्या है, नागरिकता। भाग 3 में है मौलिक अधिकार। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार। भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व। क्या है, नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 का कौन सा है, भाग 4 का। और भाग 4 क में क्या है, भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य। भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य। इसको यहीं पे स्टॉप करो, और स्टॉप करने का मतलब यह है कि हमें भाग 1 से लेके और भाग 4 क तक कैसे याद होते हैं। एक देश है, देश के अंदर नागरिक रहते हैं। नागरिक रहते हैं तो उनके अधिकार होंगे, और अधिकार एक तो वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, और एक अधिकार वो होते हैं जो मिले तो ठीक है, ना मिले तो ठीक है। तो पहले मौलिक अधिकार और उसके बाद नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, और उसके बाद जब हमें अधिकार मिल गए तो हमारे कुछ क्या होने चाहिए, कर्तव्य होने चाहिए। तो भाग 1 में देश, नागरिकता, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। ठीक है, इसके अनुच्छेदों की बात करो तो साथ साथ में इसके अनुच्छेद देख सकते हो। भाग 1 की देखें तो भाग 1 में देश, और इसके अनुच्छेदों की बात करो तो 4 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक। अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक। भाग 2 को देखो तो अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक। भाग 3 को देखो तो 12 से लेके 35 तक। 12 से लेके 35 तक। उसके बाद 4 को देखो तो 4 को कितने हैं, 36 से 51, और 4 कम है 51 क। क्या है, 51 क। ठीक है, यहां तक हो गया भाग 1 से लेके भाग 4 का तक कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद देखते हैं भाग 5 से लेके 10 तक। भाग 5 से लेके 10 तक। तो भाग 5 से लेके 10 तक सिंपल सा मामला है इसको याद करने का। देखो, सबसे बड़ा क्या है, केंद्र। केंद्र के बाद राज्य, राज्य के बाद केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश के बाद पंचायतें, और पंचायतों के बाद अनुसूचित प्रशासनिक क्षेत्र, या इन्हें हम आदिवासियों की पंचायत भी बोल सकते हैं। तो भाग 5 में केंद्र, 6 में राज्य, 7 है नहीं, हटा दिया गया, मतलब उसकी डिटेल पता है तुम्हें सारा का सारा। ठीक है, 8 में केंद्र शासित प्रदेश, 9 में ग्राम पंचायतें, 9 कम है नगर पंचायतें, और उसके बाद 10 में अनुसूचित प्रशासनिक क्षेत्र। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसके अनुच्छेदों को देखें तो भाग 5 के अनुच्छेद देख लो। अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक। अनुच्छेद 52 से लेके
151 तक। उसके बाद भाग 6 को देखो तो 152 से लेके 237, 152 से 237। उसके बाद 8 कितना है 238 से 242, 238 से 242। भाग 9 को देखोगे तो 9 को 243 में ही है, भाग 9 क और भाग 9 ख, ठीक है, 243 में ही है ये, ठीक है। उसको विषयों के आधार पे मतलब आर्टिकल्स में डिवाइड कर रखा है, तो उस पर हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं अभी। उसके बाद क्या है भाग 10, कौन सा है भाग 10, और भाग 10 में क्या है एक ही अनुच्छेद है, सिर्फ एक ही अनुच्छेद है, और अनुच्छेद का नाम क्या है 244। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद भाग 11 से लेके और भाग 17 तक हम इनको मतलब आयोगों के नाम पे याद कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या देख लेते हैं, उनके नाम देख लेते हैं रियल वाले। तो भाग 11 में क्या है केंद्र और राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंध, केंद्र और राज्यों के मध्य प्रशासनिक शक्तियों का बंटवारा, ठीक है। 12 में क्या है वित्तीय शक्तियों का बंटवारा, 13 में क्या है व्यापार वाणिज्य, 14 में क्या है क्या है प्रशासनिक सेवाएं, केंद्र और राज्यों के अधीन प्रशासनिक सेवाएं, ठीक है। उसके बाद क्या है 14 का में क्या है प्रशासनिक अधिकरण, क्या है प्रशासनिक अधिकरण। और 15 में निर्वाचन आयोग, क्या है निर्वाचन आयोग। 16 में क्या है विशेष पिछड़े लोगों के लिए आयोगों की व्यवस्था, किसकी व्यवस्था आयोगों की व्यवस्था, तो SC आयोग, ST आयोग, OBC आयोग, है ना। उसके बाद क्या है भाग 17, और भाग 17 में भाषाएं, क्या है भाषाएं। इनको याद करने के लिए हम एक सिंपल सा मतलब देख लेते हैं। तो क्या है सबसे पहले 11 में प्रशासनिक आयोग, फिर वित्त आयोग, उसके बाद व्यापार वाणिज्य आयोग, उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग, उसके बाद निर्वाचन आयोग, उसके बाद क्या है SC ST OBC आयोग, और उसके बाद भाषाएं आयोग। कोई दिक्कत नहीं, 17 तक खत्म। उसके बाद 18 से लेके 22 तक, और 18 से लेके 22 तक हम कैसे याद कर सकते हैं। 18 में आपातकाल, 18 में क्या है आपातकाल, 19 में विभेद, 20 में संविधान संशोधन, 21 में अस्थायी प्रावधान, 22 में संविधान का संक्षिप्त रूप, संविधान का संक्षिप्त रूप। इसके अनुच्छेदों की बात करें तो इसके अनुच्छेद हम 11 से लेकर और 22 तक एक बार इनके अनुच्छेद देख लेते हैं। तो भाग 11 मतलब 10 खत्म कहाँ पे हुआ था 244 पे, कहाँ पे खत्म हुआ था 244 पे। तो हम 11 पे शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं 245 से 263, 245 से 263। उसके बाद 264 से 300 क, उसके बाद 301 से 307, उसके बाद 308 से 323, उसके बाद 323 क, उसके बाद 324 से 329, 324 से 329, 330 से 342, 330 से 342, उसके बाद 343 से 351, 343 से 351, 352 से 360, 352 से 360, 361 से लेके 367, 361 से 367, उसके बाद 368 और 369 से 392 और 93 से 95। तो ये तुम्हें संविधान के भाग, उनके नाम और अनुच्छेद, ये तुम्हें मुंह जबानी याद होने चाहिए। और इसका सीधा सा मतलब होता है कि ये तुम्हें आते हैं तो तुम कम से कम, जब तुम्हें पॉलिटी अच्छे से ना भी आती होगी, वैसे तुम्हारी तो मतलब बात अलग है क्योंकि डिटेल में कर चुके हो, तो जिन्हें नहीं भी आती है वो ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे अगर कोई ये पूछ ले कि आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, और उसमें 3-4 अनुच्छेद दे रखे हैं, और 3-4 अनुच्छेद में से मतलब 343 दे रखा है, 352 दे रखा है, 25 दे रखा है, कोई और 395 दे रखा है, तो तुम्हें ये अंदाजा है कि भाग 18 में आपातकाल है। किसमें भाग 18 में आपातकाल है, और भाग 18 मतलब 352 से लेकर 360 तक ही जाता है, तो बाकी अनुच्छेद तो हम वैसे ही हटा लेंगे। आया समझ में। तुम्हें यह भी नहीं पता होगा कि मतलब 352 में आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख 352 में, उसके बावजूद भी तुम क्या बना लोगे, क्वेश्चन को हैंडल कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तुम्हें मतलब क्या हो गए भाग, उनके नाम और अनुच्छेद। इसके बाद तुम देख लो मतलब किसको, अनुसूचियों को। किसको देख लो, अनुसूचियों को। और अनुसूचियों को देखते हैं तो अनुसूचियां मतलब क्रम से सूची बनी हुई है। क्या ये क्रम से सूची, और क्रम से सूची किस चीज की है वो हम देख लेते हैं अभी। तो पहली अनुसूची में है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख। किसका उल्लेख,
राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख, मतलब भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको क्रम से लिख दिया गया है एबीसीडी फॉर्म में। किस में लिख दिया है? एबीसीडी फॉर्म में। तो मतलब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश तुम्हें कहां पे लिखे मिलेंगे? ये कहां पे लिखे मिलेंगे? अनुसूची 1 में, प्रथम अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में समस्त संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्ते, मतलब जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्तों का उल्लेख किस में मिलता है? अनुसूची 2 में। मतलब राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है, उपराष्ट्रपति को कितना मिलता है, प्रधानमंत्री को कितना मिलता है, मतलब सारे के सारे पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का उल्लेख किस में मिलेगा? अनुसूची 2 में। उसके बाद अनुसूची 3, और अनुसूची 3 में देखो भाई, जिस चीज के लिए तुम वेतन ले रहे हो, जिसके लिए तुम्हें जनता ने अपॉइंट कर रखा है, शपथ लेनी पड़ेगी ना। जिस काम के लिए, जैसे एक पुलिस वाला भी मतलब जॉब लगती है तो उसको शपथ लेनी होती है कि मैं ये वाले काम नहीं करूंगा, है ना? क्या शपथ ये लेनी होती है कि भ्रष्टाचारी करूंगा दबा के? ऐसा नहीं, ठीक है। तो अनुसूची 3 में क्या है? शपथों का उल्लेख, ठीक है। उसके बाद अनुसूची 4 में राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। तो राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का मतलब क्या है? राज्यसभा सीटें। क्या है? राज्यसभा सीटें। जो राज्यसभा की सीटें होती हैं वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं। राज्यों का प्रतिनिधित्व किस में? राज्यसभा में। और राज्यसभा में मतलब संघ में। किस में? संघ में। उसके बाद अनुसूची 5 में क्या है? अनुसूचित प्रशासनिक क्षेत्र। क्या है? अनुसूचित प्रशासनिक क्षेत्र। उसके बाद अनुसूची 6 असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, एएमटीएम के नाम से याद रख सकते हो। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अनुसूचित प्रशासनिक क्षेत्रों का वर्णन कौन सी अनुसूची में? 6वीं में। कौन सी में? 6वीं में। उसके बाद अनुसूची 7 में सूचियां हैं। सूचियां कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। तो संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची का उल्लेख 7वीं अनुसूची में है। इनके आधार पर क्या होता है? संघ सूची के विषयों पर केंद्र कानून बनाएगा, राज्य सूची के विषयों पर राज्य कानून बनाएगा, और संवर्ती सूची पे दोनों बनाएंगे। और दोनों में टकराव होता है तो किसका कानून मान्य होगा? केंद्र का। इसमें सूचियों में मतलब संघ सूची में इतने विषय, राज्य सूची में इतने विषय, संवर्ती सूची में इतने विषय, तो उनको डिवाइड कर रखा है, ठीक है। उसके बाद 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषाएं। 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषाएं। तो 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं में अंग्रेजी शामिल है या नहीं? नहीं। तो अंग्रेजी का उसमें उल्लेख नहीं है। 22 भाषाओं में अंग्रेजी शामिल नहीं है। हिंदी हमारी राज्य की भाषा है, राष्ट्र की भाषा नहीं है, या राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ठीक है। उसके बाद कौन सी है? 9वीं अनुसूची। अब देखो, मूल संविधान में, जो मूल संविधान था, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। तो 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं बाद में जोड़ी होगी। तो 9वीं अनुसूची जोड़ी तुम्हारी प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। किसके द्वारा? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। और इस अनुसूची में भूमि अधिग्रहण है। क्या है? भूमि अधिग्रहण, ठीक है। भूमि अधिग्रहण मतलब जैसे अगर सरकार कोई कल्याणकारी कार्य करना चाहती है और उसके लिए जमीन का अधिग्रहण करती है, तो उसको हम क्या नहीं मानेंगे? संपत्ति का मतलब ये नहीं कि जो हमारा मौलिक अधिकार था, मौलिक अधिकार का हनन उसको नहीं माना जाएगा। लेकिन अभी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है क्या? नहीं, अभी वो एक सामान्य कानून है, आर्टिकल 300 का, ठीक है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा उसको हटा दिया गया मौलिक अधिकारों की श्रेणी से, ठीक है। उसके बाद कौन सी है? अनुसूची 10। अनुसूची 10 में क्या है? दल बदल निरोधी कानून। देखो, तुम एक पार्टी से चुनाव लड़े, मतलब बीजेपी से चुनाव लड़े, जाके कांग्रेस में मिल गए, तो तुम्हारे मतलब तुम इस्तीफा दे के जा सकते हो, विधायक या सांसद बने हुए किसी दूसरी पार्टी में दल बदल नहीं कर सकते। और अगर दल बदल करना है तो क्या होगा? फिर तुम्हारे ऊपर दल बदल निरोधी कानून लग जाएगा, और उसके तहत तुम्हारी सदस्यता समाप्त हो सकती है, और उसके साथ साथ तुम्हारे चुनाव लड़ने पे प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। अगर तुम्हें मतलब किसी दूसरी पार्टी में जाना ही है तो कम से कम 2/3 सदस्यों को एक साथ दूसरी पार्टी में जाना होगा, ठीक है। तो कौन सी अनुसूची में? ये 10वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा मतलब जोड़ी गई हैं दोनों। 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है,
और 12वीं अनुसूची में नगर पंचायतों का, किसका, नगर पंचायतों का उल्लेख। कोई दिक्कत नहीं। तो देखो भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां ये तुम्हारे मतलब कंप्लीट हो चुके हैं। थोड़ा संविधान के बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। संविधान के बैकग्राउंड की बात करते हैं तो उससे हमें मतलब वो क्या मिल जाएंगे, अधिनियम, और अधिनियम मतलब मिल जाएंगे तो उससे भी हमारे क्वेश्चन बनने के चांसेस थोड़े से रहते हैं। ठीक है, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। कब हुई, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। लेकिन यहाँ जब वो आई तब उसका मतलब यहाँ पे राजनीति करने का कोई उद्देश्य नहीं था। उसका उद्देश्य था व्यापार करना। क्या था, व्यापार करना उसका एकमात्र उद्देश्य था। लेकिन कंडीशन ऐसी बनी 1707 में औरंगजेब की मृत्यु, उसके बाद यहाँ पे कोई ऐसी शक्ति नहीं थी कि मतलब जो एक केंद्रीय शक्ति हो। तो मुगल शासन का पतन होना धीरे धीरे, तो अंग्रेजों को ये मौके मिलते चले गए। उसके साथ साथ फिर मतलब बंगाल में जैसे प्लासी के युद्ध को जीतना, बक्सर के युद्ध को जीतना, उसके साथ साथ मतलब देखो तो पानीपत का तीसरा युद्ध, उसमें मतलब मराठों की पराजय, कर्नाटक के युद्धों में मतलब क्या बोलते हैं फ्रांस को पराजित कर देते हैं अंग्रेज, मतलब वो बिदारा के युद्ध में किसको, डचों को पराजित कर देते हैं। तो अंग्रेज एक महाशक्ति मतलब बन के आ गए। और 1765 में लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना कर दी। किसकी स्थापना, द्वैध शासन की स्थापना कर दी, क्योंकि 1764 में बक्सर का युद्ध जीत गए थे अंग्रेज। कोई दिक्कत नहीं। 1772 में द्वैध शासन की समाप्ति, और द्वैध शासन की समाप्ति के बाद 1773 में पहली बार क्या आया, अधिनियम आया। ये ब्रिटिश संसद का ईस्ट इंडिया कंपनी पे पहला नियंत्रण था, और इस नियंत्रण के तहत ही मतलब क्या बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे शासन करने लग गई थी। और उस अधिनियम का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा, रेगुलेटिंग एक्ट। और रेगुलेटिंग एक्ट में जो प्रावधान थे, उसमें एक प्रावधान ये थे कि जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर, उसका नाम क्या था, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल के गवर्नर से क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल। क्या बना दिया, गवर्नर जनरल। उसके साथ साथ रेगुलेटिंग एक्ट से ही कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। क्या की गई, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जो कि 1774 में स्थापना हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे कौन थे, एल्जा एम्पे, सर एल्जा एम्पे। ठीक है, उसके बाद अधिनियम आया 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट। लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। इंपॉर्टेंट कौन सा, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। और इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी में द्वैध शासन की स्थापना हुई। किसमें हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी में द्वैध शासन की स्थापना। और ईस्ट इंडिया कंपनी में द्वैध शासन की स्थापना का मतलब था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स की नियुक्ति कर दी गई, और इनके कामों को बांट दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या था, व्यापार, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स का प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों को देखना। ठीक है, उसके बाद 1792 का अधिनियम आया, और 1792-93 के अधिनियम के तहत क्या हुआ, जो पैसा कंपनी के अधिकारियों के लिए वेतन भत्ते जो दिए जाते थे, वो कहाँ से आते थे, पहले यूरोप से, इंग्लैंड से आते थे, वो यूके से आते थे, ब्रिटेन से आते थे। वो वेतन भत्ते अब कहाँ से दिए जाएंगे, भारतीय राजस्व पर निर्धारित कर दिए, और भारतीय राजस्व से देने पड़ेंगे वो पैसे। ठीक है, उसके बाद 1813 का अधिनियम, कौन सा, 1813 का अधिनियम। 1813 के अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया, लेकिन कुछ चीज़ों को छोड़ के, जैसे चाय और अफीम को छोड़ के, अफीम के व्यापार को छोड़ के और चाय के व्यापार को छोड़ के ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या कर दिया, व्यापारिक एकाधिकार। एकाधिकार का मतलब क्या, एक का अधिकार, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ही यहाँ पे व्यापार कर सकती थी, और कोई कंपनी व्यापार नहीं कर सकती थी। लेकिन 1813 के बाद और भी व्यापार कर सकते थे, लेकिन अफीम और चाइना, इन पे मतलब अभी किसका ही अधिकार रहा, किसका अधिकार रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी का। किसका अधिकार रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी का। उसके बाद मतलब इसी अधिनियम में ईसाई मिशनरियों का आगमन हो गया। किसका आगमन हो गया, ईसाई मिशनरियों का। उसके बाद 1833 का अधिनियम आया। किसका अधिनियम आया, 1833 का। और 1833 के अधिनियम ने शासन का केंद्रीकरण कर दिया। क्या कर दिया, शासन का केंद्रीकरण कर दिया। और जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल। और उनका नाम क्या है, वॉरेन हेस्टिंग्स। हद हो रही है, कौन है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है।
कौन है ये? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। उसके बाद 1833 के अधिनियम के तहत 1833 के अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी किसकी साइड झुक गई? पूरी तरीके से राजनीति की साइड। और राजनीति की साइड झुकते हुए तुम्हें मतलब पता होगा कि उन्होंने हड़प नीति चलाई है ना, बहुत सारी नीतियों के तहत क्या किया? राज्य में विस्तार करने का काम किया उन्होंने। और उसके बाद 1857 की क्रांति का पता होगा तुम्हें। 1857 की क्रांति से पहले 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध राज्य को क्या कर लिया था? हड़प राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया, मतलब ब्रिटिश प्रांत बना दिया अवध को। और 1857 की क्रांति का जो तात्कालिक कारण था वो तो था चर्बी वाले कारतूस और मंगल पांडे वाला, तुमने मतलब पूरा इंसिडेंट पढ़ा होगा। लेकिन बैकग्राउंड में बहुत सारे काम कर रहे थे और उनमें से एक काम कौन सा था? अवध को कुशासन का आरोप लगा के ब्रिटिश शासन में मिला लेना। ठीक है, 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति को अंग्रेजों ने आसानी से दबा तो दिया, लेकिन 1857 की क्रांति ने अंग्रेजों के कान खड़े कर दिए और अंग्रेजों को ये बता दिया कि अगर कोई संगठित क्रांति हुई तो अंग्रेज यहाँ पर टिक नहीं पाएंगे किसी भी हालत में। तो इसी के तहत 1858 में एक अधिनियम आया और उस अधिनियम ने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया। और अब शासन किसके नाम से जाना जाएगा? ब्रिटिश क्राउन के नाम से। किसके नाम से? ब्रिटिश क्राउन के नाम से। ब्रिटिश क्राउन के नाम से भारत का शासन जाने लगेगा। लेकिन कुछ फर्क पड़ा क्या उससे? सिर्फ नाम चेंज हो गए। सिर्फ क्या हुआ? सिर्फ नाम चेंज हो गए, बाकी काम सारे के सारे वही रहे जो थे। ठीक है, अब और देखो, उसी के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स को समाप्त कर दिया। और भी कुछ हुआ क्या इसके तहत? और भी कुछ हुआ? क्या हुआ इसके तहत? क्या हुआ? जो गवर्नर जनरल था उसका नाम चेंज किया और नाम क्या रख दिया? वायसराय। और भारत के प्रथम वायसराय के रूप में कौन? लॉर्ड कैनिंग। कौन? लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद 1892 का अधिनियम आया, 1861 का अधिनियम आया, लेकिन ये अधिनियम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 1919 का अधिनियम और 1909 का अधिनियम, 1935 और 1947 का, ये अधिनियम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1909 का जो अधिनियम आया उसके बैकग्राउंड को हम देखेंगे तो टाइम लग जाएगा, लेकिन बस इतना समझ लो कि 1909 के अधिनियम ने पाकिस्तान बनने की एक नींव डाल दी थी। क्योंकि 1909 के अधिनियम में क्या था? सांप्रदायिक पृथक मताधिकार। किसके आधार पर? संप्रदाय के आधार पर। और 1919 में उसका विस्तार और कर दिया। 1919 के अधिनियम ने क्या कर दिया? उसका विस्तार कर दिया। और संप्रदाय के आधार पर या धर्म के आधार पर जब मताधिकार दिया जाएगा तो धर्मों के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो बॉन्डिंग क्या हो जाएगी? टूट जाएगी धीरे धीरे। और यही हुआ। ठीक है, 1919 का अधिनियम, 1919 के अधिनियम ने राज्यों में क्या किया? द्वैध शासन लगा दिया। राज्यों में द्वैध शासन। उसके बाद 1935 का अधिनियम आया। कौन सा अधिनियम आया? 1935 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम ने केंद्र में क्या? द्वैध शासन। किसमें? केंद्र में द्वैध शासन। और साथ ही साथ क्या किया? साथ ही साथ 1935 के अधिनियम ने चुनाव करने की मतलब अनुमति दी, संघीय शासन की व्यवस्था की स्थापना की। साथ साथ मतलब जो बर्मा था उसको आज़ाद कर दिया। ठीक है, 1935 का अधिनियम बहुत बड़ा अधिनियम था। भारतीय संविधान में सर्वाधिक योगदान किसका है? 1935 के अधिनियम का। ठीक है, 1947 का लास्ट अधिनियम था जो भारत की आज़ादी का अधिनियम था। ठीक है, बीच बीच में मतलब तुम्हें जैसे भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, उसके साथ लॉर्ड बेवेल योजना, लॉर्ड माउंटबेटन योजना। अगर पूछा जाए कि सबसे क्या बोलते हैं भारत का अंतिम वायसराय कौन है? भारत का अंतिम वायसराय कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। तो भारत का आज़ाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। आज़ाद भारत का प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान हमारी संविधान सभा ने बनाया। उसकी सरकारी सिफारिश कैबिनेट मिशन ने की। किसने की? कैबिनेट मिशन ने की। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे और वो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य कौन थे? सर स्टेफर्ड क्रिप्स, A.B. अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। और ये कौन थे? क्लीमेंट एटली मंत्रिमंडल के सदस्य थे। कौन थे ये? क्लीमेंट एटली मंत्रिमंडल के सदस्य थे। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा की सरकारी सिफारिश की थी। हमारा संविधान है वो 2 साल 11 महीने 18 दिन की मेहनत के, कड़ी मेहनत के बाद
26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ। कब बन के तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ। और 26 नवंबर 1949 को ये बन के तैयार हुआ। उस कुछ प्रावधान तो उसी दिन से लागू कर दिए गए, लेकिन भारतीय संविधान को पूरी तरीके से लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 को लागू करने का कारण ये था कि हमने 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया था? पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया था। इसी के उपलक्ष्य में हमने क्या मनाया? 26 जनवरी को अब क्या मनाते हैं हम लोग? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है। संविधान को बनाने में बहुत सारे देशों से हमने मतलब सहायता ली है, बहुत, इसी वजह से उसको उधार का थैला भी बोला जाता है। लेकिन हम उसको उधार का थैला बोलना तार्किक नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान में वो प्रावधान हैं, वो प्रावधान सम्मिलित हैं जो हमारे लिए, किसके लिए? भारतीयों के लिए जरूरी हैं। हमने ऐसा नहीं किया है कि किसी देश के संविधान की हूबहू कॉपी कर ली है। अगर हम हूबहू अमेरिका के संविधान को टीप देते तो बोलते कि भाई कॉपी कर ली। कॉपी करना नहीं बोलते इसको, ठीक है। और नकल करना क्या होता है? नकल तो भाई इंसान है, तो सब नकल से ही बने होते हैं। जैसे माहौल में रहते हैं वैसा इंसान हो जाता है। तो ऐसा थोड़ी होता है कि मतलब क्या बोलते हैं कि उसको ये बोलो नहीं तो ये तो उसकी कॉपी है। हर किसी से कुछ ना कुछ तो सीखते ही रहते हैं ना, है ना। तो वही संविधान का मामला है। तो हमने अपने संविधान में जैसे विभिन्न देशों से जो प्रावधान लिए हैं, वो प्रावधानों में देखें तो जैसे संसदीय शासन व्यवस्था कहाँ से लिए? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता कहाँ से लिए? ब्रिटेन से। उसके साथ साथ राष्ट्रपति पद कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से। मौलिक अधिकार अमेरिका से। न्यायिक पुनर्वलोकन का अधिकार अमेरिका से। उसके साथ साथ और क्या लिया है? प्रस्तावना, ठीक है, लिखित संविधान की अवधारणा, उपराष्ट्रपति का पद और पदनाम। उसके साथ साथ हमने रूस से क्या लिया है? मौलिक कर्तव्य। रूस से क्या लिया है? मौलिक कर्तव्य। उसके बाद जर्मनी से आपातकाल, फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। जर्मनी से क्या लिया है? आपातकाल। साउथ अफ्रीका से क्या लिया हमने? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और उसके बाद आयरलैंड से क्या लिया? नीति निर्देशक तत्व और राज्यसभा सीटें। उसके साथ साथ हमने और भी देशों से बहुत सारे प्रावधान लिए, छोटे छोटे से, मतलब तो जैसे अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया से संवर्ती सूची। उसके कनाडा, तो कनाडा से क्या है? संघात्मक शासन व्यवस्था, है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ली हैं। बाकी संविधान है, तो संविधान सभा की बात करें तो संविधान सभा में मतलब क्या बोलते हैं, टोटल जो सदस्य थे 389 थे, ठीक है। लेकिन जब पाकिस्तान बन गया तो उसके बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 299 रह गई, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन तुम आराम से मतलब जैसे तुम्हारे पास नोट्स है तो उसमें से तुम देख लेना। बाकी संविधान के चाहो तो 5 मिनट में मैं कुछ अनुच्छेद भी बता दूं, इम्पोर्टेंट बताऊं? बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ठीक है, जैसे अनुच्छेद 1, कौन सा? अनुच्छेद 1। तो अनुच्छेद 1 में क्या है? इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा, ठीक है। दूसरा अनुच्छेद है, दूसरे अनुच्छेद में क्या है? विदेशी राज्यों को भारत में मिलाने की प्रक्रिया, और ये अधिकार किसके पास है? संसद के पास। तीसरे अनुच्छेद में क्या है? तीसरे अनुच्छेद में क्या है? वर्तमान राज्यों के नाम, क्षेत्रफल और सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। चौथा अनुच्छेद है, चौथे अनुच्छेद में क्या है? क्या है? चौथे अनुच्छेद ये में कि अगर अनुच्छेद 2 या 3 में परिवर्तन होता है तो ऑटोमेटिक अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में परिवर्तन हो जाना है, ठीक है। अनुच्छेद 11 मतलब देख लो, तो अनुच्छेद में 11 में क्या है? नागरिकता में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास होगा। उसके बाद तुम्हें पता है भाग 2 में नागरिकता है, तो नागरिकता में जैसे अभी बहुत ट्रेंड में चला सीए, कौन? सीए। और ट्रेंड में क्या मतलब, उसको डिटेल में पढ़ेंगे तो टाइम लग जाएगा, बाकी पता है तुम्हें सब कुछ, ठीक है। अनुच्छेद 13 इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 13 में क्या है? न्यायिक पुनर्वलोकन का अधिकार। क्या है? न्यायिक पुनर्वलोकन का अधिकार। अनुच्छेद 17 इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? 17। तो 17 में क्या है? अस्पृश्यता कांड। कौन सा है? अस्पृश्यता कांड। उसके बाद अनुच्छेद 21 इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? 21। और 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 21 का इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या है? निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। उसके बाद अनुच्छेद 19 को देखोगे तो वो भी मतलब ठीक ठाक है। क्या है उसमें? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और ये थोड़ा सा अभी ट्रेंड में इस वजह से किसान आंदोलन को लेके भी मतलब है थोड़ा सा, है ना। तो अनुच्छेद 25 तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिर भी नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 25 का, है ना, सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार। 25 भी देखोगे तो क्या है उसमें? किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है ना। अनुच्छेद 32 में क्या है? रेट या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 31 में क्या था? संपत्ति का मौलिक अधिकार था, है नहीं। अभी ये सामान्य कानून किस में मिलेगा तुम्हें? 300 कम है। उसके बाद अनुच्छेद 37 को देख सकते हो, जैसे नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में प्रवर्तन ही
नहीं है। उसके बाद किसको देख सकते हो, अनुच्छेद 40 में क्या है, ग्राम स्वराज की अवधारणा थी। किसकी अवधारणा है, गांधी की, ग्राम स्वराज की अवधारणा। उसके बाद तुम अनुच्छेद 44 को देख सकते हो, क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अनुच्छेद 47, 48 ये तुम्हें मतलब सारे के सारे याद है, मतलब ज़्यादा वो नहीं है। अनुच्छेद 51 क में क्या है, मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 में क्या है, संघ की समस्त कार्यपालिका संबंधी शक्तियां किसमें निहित होंगी, राष्ट्रपति में। 55, 54 ये सब पता है तुम्हें, ठीक है। अनुच्छेद 61 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा है, उसमें क्या है, महाभियोग की प्रक्रिया। उसके बाद अनुच्छेद 72 देख सकते हो। अनुच्छेद 72 में क्या है, राष्ट्रपति की क्षमादान संबंधी शक्तियां। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री का उल्लेख। अनुच्छेद 76 में मान न्यायवादी। अनुच्छेद 77 और 78 ये मतलब देख सकते हो प्रधानमंत्री के कर्तव्य, प्रधानमंत्री कर्तव्य। 79 में क्या है, संसद, क्या है, संसद। 80 में राज्यसभा। 81 में लोकसभा। 89 है ना, लोकसभा अध्यक्ष। उसके बाद 100 में क्या है, कोरम। अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 105 इंपॉर्टेंट है, कौन सा है, सांसदों के विशेषाधिकार। अनुच्छेद 108 क्या है, संयुक्त अधिवेशन, क्या है, संयुक्त अधिवेशन। उसके बाद अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 110 में क्या है, धन विधेयक। अनुच्छेद 112 बजट, वार्षिक वित्तीय विवरण, है ना। उसके बाद अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक, है ना। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 124 क्या है, अनुच्छेद 124 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद तुम देख सकते हो कौन सा, अनुच्छेद 148 वहाँ पे महान न्यायवादी, CAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, है ना। क्या है वो, रक्त पिपासु कुत्ता, ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। उधर फिर मतलब भाग 6 में देखोगे तो मतलब राज्यपाल, मुख्यमंत्री, है ना। उसके साथ साथ मतलब क्या बोलते हैं, विधान परिषद, विधानमंडल, विधानसभा, ये सब देखो तो जैसे विधानसभा की इसकी बात, विधानमंडल 168, विधानसभा किसमें 170 में, 169 में क्या है, विधान परिषद, है ना। ये सब मतलब बहुत ज़्यादा मतलब अब इम्पोर्टेंट वाला मामला नहीं है। अगर और आगे जाना है तो फिर मतलब तुम्हें क्या मिलेगा, पंचायत व्यवस्था, क्या मिल जाएंगी, पंचायत व्यवस्था। उससे पहले मतलब देखोगे तो 239 कौन सा, 239 दिल्ली के बारे में मतलब वर्णन है। उसके बाद मतलब देख सकते हो तुम 244 कौन सा, 244। उसके बाद कौन सा, 243 कौन सा है, 243 में क्या है, 243 में पंचायतें, क्या है, पंचायतें, है ना। वहीं पे नगर पंचायतें भी और वहीं पे सहकारी समितियां, ठीक है। भाग 10 तक कंप्लीट। 11 में मतलब देखोगे कहीं पे भी नहीं, कुछ भी नहीं। भाग 12 का कौन सा, वित्त आयोग, कौन सा, वित्त आयोग। कौन सा अनुच्छेद है, 280। फिर उसके बाद मतलब देखोगे तो भाग 14 में मतलब आर्टिकल 308, 312, 315, ठीक है। उसके बाद मतलब देखना हो तो कौन सा देखोगे डायरेक्ट, 324। 324 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट